दोस्तों आज आपका पहला क्वेश्चन है। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि हेतु लगाया जा सकता है। दोस्तों हम बात करें, एक तो होता है आपका राष्ट्रपति शासन, ठीक है, और एक होता है राष्ट्र आपातकाल। जो आपका राष्ट्र आपातकाल होता है वो तो होता है अनुच्छेद 352 में, है ना, और जो आपका राष्ट्रपति शासन होता है वो होता है 356 में। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि हेतु लगाया जा सकता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, ठीक है, आपका 3 साल के लिए अधिकतम लगा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। तो आप सब इसका राइट आंसर बताइए क्या होने वाला है। दोस्तों अगर हम बात करें तो ये आपका जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, तो उससे पहले ये 2 महीने के अंदर में हो जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन जब आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ था तो जब इसकी अवधि आपकी 1 महीने कर दी गई, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ कि जो आपको करने होंगे, आपको कमेंट सेक्शन में उनका जवाब देना होगा। अगर आप जवाब नहीं देने तो मेरा मतलब होगा कि आपने क्लास की ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो भाग 2 नागरिकता, और भाग 3 आपका मूल अधिकार, भाग 4 आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग 5 आपका मूल कर्तव्य। तो बताइए इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा नहीं है, बताइए क्या आएगा इसमें। तो दोस्तों अगर हम बात करें भाग 2 में आपका नागरिकता ही आता है, ठीक है, और भाग 3 ये भी आपका सही है। अगर हम बात करें भाग 4 तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, सही है। लेकिन अगर हम भाग 5 की बात करें तो इसमें मूल कर्तव्य नहीं आते हैं, क्योंकि जो मूल कर्तव्य आते हैं वो आते हैं आपके भाग 4 के कम है ना। तो इसमें आपका ये वाला गलत है, ठीक है, ऑप्शन डी आपका गलत है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है आपका, भारत के संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण का प्रावधान है। तो बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए क्या होने वाला है इसमें आपका राइट आंसर। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में आपका जो है अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जातियों के प्रशासन तथा उनके नियंत्रण का प्रावधान दिया गया है, सही है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों ये है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है। तो बताइए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, 90 दिन या आपका 60 दिन या 50 दिन या 30 दिन। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी सदस्य संसद में लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता जो है समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। तो बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 326, अनुच्छेद 326 में भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। अगर हम वहीं पर बात करते हैं अनुच्छेद 395 की, तो अनुच्छेद 395 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है, ठीक है। और हम बात करें अनुच्छेद 324 की, तो अनुच्छेद 324 में जो आपके इलेक्शन होते हैं ना, चुनाव होते हैं, उसमें जो चुनाव आयोग होता है उसकी जो शक्तियाँ होती हैं इसी में निहित की गई हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 226 के बारे में बताइए। अनुच्छेद 226 आपका जो होता है मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, जो हम उच्च न्यायालय में जाते हैं ना, उसमें जो भी उच्च न्यायालय अपना फैसला सुनाता है तो उसको लिखने का जो आदेश होता है, लिखने का आदेश जो जारी करता है ना, वो अनुच्छेद 226 ही होता है हमारा, ठीक है।
तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा था? ऑप्शन ए, है ना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपलब्ध कर सकता है? बताइए बताइए, इसमें आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं काफ़ी जल्दी चल रहा हूँ तो आप पॉज करके आराम से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन, ठीक है, द्वारा जो 10वीं सूची संविधान में जोड़ी गई उसका संबंध किससे है? दोस्तों, ये हमने आपको पहले भी बताया था, जो इससे पहले जो क्वेश्चन कराए थे उसमें आपको ये क्वेश्चन कराया था। तो बताइए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दल बदल। जो आपका दल बदल कानून है ना, वो 52वें संविधान संशोधन की 10वीं अनुसूची में किया गया था, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके संबंध से उपबंध है? तो बताइए, जो भारत की संविधान की 7वीं जो अनुसूची है वो किससे संबंध रखती है? बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संघ राज्य व समवर्ती जो सूची होती है ना, वो संविधान की 7वीं अनुसूची से उपबंध है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, विधायिका विषय के रूप में शिक्षा भारतीय संविधान के अंतर्गत किस में आती है? तो बताइए इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए राज्य सूची में, ऑप्शन बी संघ सूची में, ऑप्शन सी समवर्ती सूची में, या ऑप्शन डी अवशिष्ट शक्तियों में। बताइए इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है? अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो ये राज्य सूची से समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया था, ठीक है। ये आपका जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना 1976 में, तो उस टाइम पे ये आपका राज्य सूची में था, लेकिन संशोधन होने के बाद में इसे समवर्ती सूची में किया गया, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन को, या ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन को, या ऑप्शन सी 69वें संविधान संशोधन को, या आपका ऑप्शन डी 73वें संविधान संशोधन को। तो बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। आपका जो 42वां संविधान संशोधन है इसको लघु संविधान भी कहा जाता है ना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, आपके जितने भी गलत क्वेश्चन हो रहे हों वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, सही है, और आपके कितने सही होते हैं ये भी मुझे बताएं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो भाई इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं उनके हाथ में कार्यपालिका शक्ति होती है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार पूरी तरह से सबसे पहले कौन आते हैं? दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो आपको इस क्वेश्चन का भी रिप्लाई करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? दोस्तों, अगर हम बात करें तो पहले ये बताइए, जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? अगर हम बात करें इसकी तो ये हुआ था आपका 2003 में, और इसमें जो आपकी भाषाओं को सम्मिलित किया गया था वो थी आपकी बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर बताओ कौन सा होने वाला है? अब तो बता दो भाई, अब तो मैंने बता दिया आपको। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यों में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है।
आपके जो राज्यपाल होते हैं वो राज्यों में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अगर हम अनुच्छेद की बात करें कि किस अनुच्छेद के द्वारा, तो दोस्तों वो आपका 2 से 34 अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, 2 से 34 अनुच्छेद में राज्यपाल जो है राज्यों में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। सही है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है आपका, किसको संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो बताइए आपका इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है? आपका इसमें जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी। जो हमारे भारत के महान्यायवादी होते हैं वो किसी भी संसद के सदस्य नहीं होते हैं और वो दोनों सदनों की कार्यवाही में भी भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? बताइए, अगर आपको विधानसभा की सदस्यता लेनी है तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भाई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर हम वहीं पे बात करें कि विधान परिषद की सदस्यता लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो उसमें आपकी होनी चाहिए 30 साल। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, मंत्री परिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? आपको इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में क्या होने वाला है। ठीक है, तो आपके अब तक 2 क्वेश्चन हो गए जो आपको बताने हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो बताइए, अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह हैं वो किस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? बताइए, चेन्नई उच्च न्यायालय या तमिलनाडु उच्च न्यायालय या केरल उच्च न्यायालय या कोलकाता उच्च न्यायालय? तो दोस्तों अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है कोलकाता उच्च न्यायालय। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर ऐसी लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? जो राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होता है उसको कितने दिनों के अंदर लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों अगर 14 दिन के अंदर वो वापस नहीं करते हैं तो खुद ब खुद उसको पास माना जाएगा। ठीक है, राज्यसभा से। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो बताइए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? भारत के मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है लोकसभा अध्यक्ष। जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। सही है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा किए गए थे? बताइए इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976। जो हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था उसी में हमारे ये दोनों शब्द समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष इनको प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति के काल में 1 वर्ष में सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए गए थे? तो बताइए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फ़खरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, ऑप्शन डी। अगर हम बात करें फ़खरुद्दीन अली अहमद तो ये कौन से वो थे राष्ट्रपति बताइए? ये भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? बताइए इसमें राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जा सकता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा? इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान इनमें से किसे मान्यता देता है? धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों को, या धार्मिक भाषाई और नरजातीय अल्पसंख्यकों को, या केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, या केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को? तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का जवाब भी कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। आपको 3 क्वेश्चन का रिप्लाई कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।